कहते हैं कि क्राइम को कितने भी शातिराना अंदाज से क्यों ना किया जाए, मगर वो क्राइम है कि छुपता नहीं है। वो चीख चीख कर कहता है कि यहाँ पर क्राइम हुआ है, और क्राइम करने वाला व्यक्ति कोई ना कोई ऐसी गलती कर ही जाता है जिसके ज़रिए से पुलिस उस अपराधी तक पहुँच जाती है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। जिसने भी अपराध किया था उस अपराधी तक पहुँचने में पुलिस को वक्त तो लगता है, मगर पहुँच जाती है। और ये अपराध होता है महज 6 साल की एक बच्ची के लिए। उस बच्ची को कई लोग ऐसे हैं जो अपनाना चाहते हैं, उसकी परवरिश करना चाहते हैं, मगर वो बच्ची बड़ी अभागी है। अब उसकी परवरिश करने वाला कोई दिखता नहीं है, कोई बचा नहीं है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है, एक अपनी ज़िंदगी के लिए जंग लड़ रहा है, जबकि 3 ऐसे लोग हैं जो अब नरकीय ज़िंदगी जेल में बिताएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। यहाँ का एक औद्योगिक थाना क्षेत्र है और इसका गांव लगता है चकपुरे मियाँ खुर्द, मियाँ का पूरा गांव। दरअसल 13 अक्टूबर की सुबह 6 बजे के आसपास का वाक़या है। इस घर में एक 6 साल की बच्ची है जिसका नाम है अंशिका। अंशिका सुबह 6 बजे जैसे उसकी आँख खुलती है तो वो अपने बुआ के पास सो रही थी। बुआ को जगाने की कोशिश करती है, मगर बुआ अब कभी ज़िंदगी में उठ नहीं सकती क्योंकि बुआ की मौत हो चुकी है। उसने जब बुआ को पकड़ने की कोशिश की तो वो खून से लथपथ थी, खून से नहाई हुई थी। उसने उसकी देखकर चीख निकल जाती है और ये बात बताने के लिए वो अपने दादी के पास जब पहुंचती है तो दादी की भी वहाँ पर लाश पड़ी हुई है। वो बच्ची और डरने लगती है और रोने लगती है। चीख निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर अंदर से ना कोई चीख निकल पा रही है, ना कोई आवाज़ निकल पा रही है। इसके बाद वो बच्ची भागकर आंगन में अपने दादा के पास पहुंचती है तो दादा अपनी ज़िंदगी के लिए जंग लड़ रहे थे, सिसकियां ले रहे थे। वो खुद को बचाने की कोशिश में थे, मगर उनकी भी आवाज़ नहीं निकल रही है। वो बच्ची किसी तरह से मेन दरवाजे तक पहुंचती है और उस दरवाजे को खोलने की जब कोशिश करती है तो आखिरकार दरवाज़ा खुल जाता है और खुलने के बाद उसकी फिर चीखें निकलने लगती हैं। उसका शोर सुनने के बाद आसपास के लोग भी जब बच्ची के पास आते हैं, उस बच्ची से पूछा जाता है कि बेटा क्यों रो रही हो। तो उस बच्ची ने हाथ से इशारा किया कि उधर। जब लोग वहाँ मौके पर जाकर देखते हैं तो 2 लोगों की, यानी कि माँ और बेटी की लाश पड़ी हुई है और इसका घर का जो मुखिया है वो उसकी सांसें चल रही हैं। मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। इससे पहले ही गांव में सैकड़ों लोग उस घटना स्थल पर इकट्ठा हो जाते हैं और डबल मर्डर की सूचना से गांव में एक तरह से रोष फैल जाता है, आक्रोश फैल जाता है। लोगों ने पुलिस के खिलाफ एक तरह से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग करने लगे। एक तरफ लाशें पड़ी हुई हैं, उधर पुलिस पर एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने लगा है कि इसका घटना का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए, घर में मुआवजा दिया जाए और नौकरी तक की मांगें उठने लगी। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, साथ ही कई ऐसे फोर्स भी मौके पर पहुंचे, अधिकारी लोग पहुंचे, शव को कब्जे में लिए और पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। उधर जो इस घर का मुखिया है, बुजुर्ग आदमी जिसका नाम है बजरंग बहादुर पटेल, उसकी हालत गंभीर थी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अभी भी उसकी हालत सही नहीं है। इस घटना को लगभग 4-5 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया है। अब पुलिस के सामने एक सवाल था, किसने और क्यों, आखिर ये डबल मर्डर किसने किया है। पुलिस ने इस घटना स्थल पर मौके पर जाकर घर में एक एक चीज़ को जब देखना शुरू किया है, खंगालना शुरू किया है, तो घर का सामान बिखरा हुआ था, सेफ अलमारी खुली हुई थी और सारा सामान ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसको तितर बितर करने की कोशिश की है। पुलिस ने एक थीम बनाई थी कि यहाँ पर लूटपाट का विरोध करने के बाद ही इन हत्याओं को अंजाम दिया गया है। जो घर का मुखिया है शायद इसको मरा हुआ समझकर वो छोड़ गए हैं। पुलिस ने इस घर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों को खंगालना शुरू किया। ऐसे लगभग 100 लोगों की सूची तैयार की गई और उनसे जब पूछताछ करती है तो पूछताछ में 4 लोगों के नाम सामने आते हैं। अब पुलिस को कहीं ना कहीं शक था कि इन चारों ने ही लूटपाट के बाद इन माँ बेटी की हत्या की है और इस घर के मुखिया पर जानलेवा हमला किया है। मगर पुलिस इनसे भी पूछताछ करती है तो पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता। यहाँ भी नतीजा सिफर ही था। इसके बाद पुलिस ने और थोड़ा गहराई में जाने की कोशिश की तो पता चलता है कि ये जो घर की लड़की है जिसका मर्डर हुआ है वो कक्षा 12 की छात्रा थी और वो जिस विद्यालय में जाती है उसके संपर्क में जितने भी लड़के और लड़कियां थे उनसे बातचीत करती हैं तो वहाँ से पता चलता है कि तनु बहुत होशियार थी पढ़ने में और उसका किसी से ना कोई अफेयर था, ना उसकी कोई किसी से ऐसी दुश्मनी या दोस्ती थी जो उसके मर्डर पर उतारू हो सकता है।
पुलिस को यहाँ भी कोई सफलता नहीं मिलती है। अब आखिरकार एक तरफ पुलिस पर लगातार प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। प्रेशर इस बात का, पब्लिक चाहती है कि इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए। घटना को हुए अब 48 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया था, मगर पुलिस को अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। पुलिस ने एक बार फिर से इस घटना की बारीकी में जाने की कोशिश की और सभी अधिकारियों से जब बातचीत करती है तो कई ऐसे पॉइंट निकल कर आते हैं जो वाकई चौंकाने वाले थे। लूटपाट हुई है, घर की सेफ अलमारी से लेकर कई चीज़ों को खंगाला गया है, सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है, घर के जेवरात घर से गायब थे, पैसे गायब थे, मगर माँ बेटी के शरीर पर जो कुछ जेवरात थे, नाक में, कान में, पैरों में, हाथों में, उस जेवरात को हाथ नहीं लगाया गया। इससे पुलिस ने यह अंदाज़ा लगाया कि कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति है जो पुलिस को उलझाना चाहता है लूटपाट में। यदि लूटपाट ही करनी थी तो माँ बेटी के जेवर क्यों नहीं उतारे गए? इसके जो घर के मुखिया हैं उसके शरीर पर भी एक जेवर था, उसको भी हाथ नहीं लगाया। अब पुलिस को कहीं ना कहीं शक है। दूसरा पॉइंट फिर देखने की कोशिश करती है तो घर के दरवाजे 2 हैं अंदर आने के और दोनों ही बंद हैं, यानी कि जो बदमाश हैं वो कहाँ से आए हैं। जब इसका पता लगाया जाता है तो घर के आंगन में एक पेड़ है और पेड़ के रास्ते से आने का ही एक रास्ता है जो क्या घर का ही व्यक्ति जानता है। अब पुलिस लग जाती है उस घर के सदस्य को तलाश करने में। अब इस घर की एक और बेटी है मगर उसकी शादी हो चुकी है, अंजू की। अंजू से भी पूछताछ की जाती है, वहाँ से भी रिजल्ट 0 निकलता है। इसके बाद पुलिस अब ये पता करने में लग जाती है कि ये जो अंशिका है, 6 साल की बेटी है, इसकी माँ और इसके बाप कहाँ हैं। तो पता चलता है कि 3 साल पहले संदिग्ध परिस्थितियों में इसके पिता चंद्रशेखर की मौत हो जाती है, जबकि जो इसकी माँ है, उसकी माँ सलोनी, यहीं से वो चली जाती है और अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से एक शादी कर लेती है और बेटी बाबा और अम्मा के पास रहती है, वही इसकी परवरिश करते हैं। वो बेटी अपनी अम्मा, अपने बाबा और अपनी बुआ की बहुत ज़्यादा लाडली रही है। जब ये आसपास के लोग बताते हैं तो कहीं ना कहीं अब पुलिस को एक शक होता है कि हो ना हो इस घटना के पीछे हो सकता है कि बहू का हाथ हो। मगर पुलिस पर पहले ही इतना प्रेशर था कि वो बहू पर एकदम से हाथ नहीं डालना चाहती थी। अब पुलिस ने इस घर की जो बहू है सलोनी, उसके मोबाइल नंबर की CDR और लोकेशन निकाली तो चौंकाने वाले खुलासे होने शुरू हो जाते हैं। दरअसल जिस रात ये घटना हुई थी उसी रात ये घर की बहू इस गांव के आसपास उसकी लोकेशन देखी गई थी और ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है प्रेमनाथ। ये प्रेमनाथ से बहुत ज़्यादा बातें करती थी। जिस रात घटना हुई थी यानी 12 अक्टूबर को, तो 12 अक्टूबर को भी इसने प्रेमनाथ से बातचीत की थी। यानी कि शादी उसकी कहीं दूसरी जगह हुई है और ये दूसरे यानी कि प्रेमनाथ के संपर्क में थी। ये प्रेमनाथ है उसके पति, जो पूर्व पति है चंद्रशेखर का दोस्त। क्यों बातें करती थी? अब इन दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाता है। फिर प्रेमनाथ की भी कॉल डिटेल निकाली जाती है तो वो एक व्यक्ति है अशोक, वो उसके संपर्क में था। पुलिस इन तीनों को सस्पेक्ट, अभी प्राइम सस्पेक्ट ये तीनों हैं, इनको हिरासत में लेती है और इनसे पूछताछ की जाती है तो वाकई चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। ये बताती है कि 3 साल पहले इसके पति की मौत हो गई थी और 6 साल पहले यानी 2015 में इसकी धूमधाम से शादी हुई थी। लगभग 6 साल तक वो इसी घर के अंदर रही है। अभी कुछ ही दिन पहले यानी कि 4-5 महीने पहले ही उसने इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था और छोड़ने के बाद जिस घर में गई थी वहाँ जाने के बाद इसको अपनी बेटी अंशिका की बहुत ज़्यादा यादें आती थी। वो कई बार इनसे मिलने की कोशिश करती थी, फ़ोन करती थी, मगर उसके दादा और उसकी दादी और बुआ बेटी से मिलने ही नहीं देते थे। इस बात को लेकर कई बार झगड़ा भी हो जाया करता था, मगर दादा दादी और बुआ ने उसे मिलने ही नहीं दिया। इसलिए उसने प्लान बनाया कि इस पूरे परिवार को ख़त्म करना है और इस ख़त्म करने के लिए उसने अपने प्रेमी यानी कि प्रेमनाथ को अपना सहारा बनाया और प्रेमनाथ ने अपने दोस्त अशोक को लिया। उस रात 12 अक्टूबर की रात अष्टमी की पूजा हो रही थी। घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ज़्यादातर गांव के लोग वहां थे और ये बहू ही जानती थी कि घर के अंदर बिना दरवाज़ा खोले कैसे प्रवेश किया जा सकता है। और उस प्रवेश का रास्ता था एक पेड़ के सहारे दूसरे पेड़ जो क्या आंगन में उतार सकता था। ये तीनों बल्कि अंदर प्रवेश कर जाते हैं और सबसे पहले उसकी बुआ पर हमला करते हैं, उसके बाद अपनी सास को मारते हैं और सास को मारने के बाद फिर तीसरा इस घर के जो मुखिया हैं उनको मार देते हैं। और यहाँ से लूटपाट का एक नाटक रचते हैं ताकि पुलिस उलझी रहे कि घर में लूटपाट हुई है, मगर जाते जाते वो न सास के जेवर उतारती है ना ही ननद के जेवर उतारती है और यहाँ से इस घटना को अंजाम देकर भागने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी
पर ज़रा सी भी कोई खरोंच नहीं आने दी, क्योंकि वो अपनी बेटी को बेइंतहा प्यार करती थी। उसका एक ही मकसद था कि अब बेटी बचेगी तो बेटी उसके हिस्से में आई जाएगी, साथ ही जो इस घर की धन दौलत जो जायदाद है वो भी कहीं ना कहीं बेटी को मिल जाएगी। तो उसके दो लालच थे, मगर दोनों लालच में से एक भी लालच शायद ही पूरा होगा, क्योंकि पुलिस ने इस महिला के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके प्रेमी और साथ देने वाले अशोक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद, खुलासा करने के बाद पुलिस ने 16 अक्टूबर को इन सभी को जेल भेज दिया है। अब सवाल उठता है उस बच्ची की परवरिश का, जिस बच्ची की परवरिश करने की ये चाहती थी। काश कि इसने उस बच्ची को ही लेके चली जाती, जिस रात ये घर में घुसी थी उस रात उस बच्ची को लेकर अपने साथ भाग जाती, वापस लौट कर ना आती या कानून का सहारा लेती, तो यहाँ ना लगभग 2 लोगों की जान जाती, बल्कि तीसरा अपनी ज़िंदगी के लिए जंग नहीं लड़ रहा होता, और 3 लोग जो जेल चले गए हैं उनकी ज़िंदगी भी हमेशा के लिए बर्बाद होती। क्राइम का रास्ता चुनना बहुत शॉर्ट होता है, आसान होता है, मगर सफलता कभी नहीं मिलती। भले ही चाहे क्राइम को कितने भी शातिराना अंदाज से क्यों ना किया जाए, क्राइम में कोई ऐसी चीज़ें, ऐसे सबूत छूट जाते हैं जिससे पुलिस अपराधी तक पहुंच जाती है। इस कहानी में भी ऐसा ही होता है। जो घर की बहू थी, जो राज जानती थी, जो बेटी को चाहती थी, आज वो सलाखों के पीछे है, और शायद उसका सलाखों से बाहर आना इतना आसान नहीं है, और ना ही वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।